अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने दो इंतहाई अहम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करनी है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। ये फर्स्ट एवर डायलॉग था जिसमें पहले प्राइम मिनिस्टर ने, फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और फॉरेन मिनिस्टर ने, तीनों ने तकारीर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट तकारीर थी और ये ऑर्गेनाइज किया था नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन जो है उसने, जो कि आजकल वहाँ पे मौजूद है, मुईद यूसुफ साहब। तो ये जो सिलसिला था उसमें हमने ऑफर किया एक ऑलिव ब्रांच जिसको कहते हैं, और जिसमें जिस तरह रिपोर्ट हुआ कि जी लेट्स बैरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये उसमें बेसिक जो मैसेज था वो ये था। अब क्वेश्चंस कई उठ रहे हैं यहाँ पे कि व्हाई नाउ, और ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में कि इंडिया ने जब तक अभी तक कोई सब्सटेंटिव किस्म का मेजर नहीं लिया टू क्रैक द कोर्स, तो अभी तक जो उसका अगस्त 2019 का जो 370 वाला मामला है वो वहीं पे है। कोई इनिशिएटिव, कोई और जेस्चर, कोई इस तरह का कोई हमें इंडिया की तरफ से मतलब नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमारी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हम मुज़ाकरा के लिए तैयार हैं। बल्कि अब तो ये हुआ है कि इंडिया ने ना सिर्फ दे हैव केप्ट देयर मम, बल्कि अब उन्होंने ये किया है कि उनके जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने मजाक उड़ाया पाकिस्तान का। और फिर साथ ही हम मीडिया में भी देख रहे हैं कि मीडिया में भी इसी तरह का पाकिस्तान को बिलिटल करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि पीस हो इंडिया के साथ। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। ये क्यों हुआ है और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, हमारे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस जो है वो क्यों चेंज हो रही हैं, और साथ साथ हम मॉस्को में जो अफगानिस्तान के हवाले से टॉक्स हुई हैं उनका भी जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम उम्र पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये जरा बात कर लेते हैं कि जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, उनकी जरा जिस्ट अगर हम आपसे पूछ लें क्या हुआ है, और फिर उसके बाद फिर चलते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा। प्लीज। बहुत नवाजिश इस साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, ये दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर पाकिस्तान, और इस तरह से खुश आइंदा कि चले एटलीस्ट एक पब्लिक डिबेट तो हो रही है कि पाकिस्तान को आइंदा किस तरह से अपने मामलात को चलाना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग जो हो रहा है, जिसको इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग भी कह रहे हैं, इसका एम जो कि मीडिया में बाहर आया है वो apparently ये है to define Pakistan's new strategic direction in line with Prime Minister Imran Khan's vision of peace, regional connectivity and developing partnerships with the world. मतलब 3 बेसिक इसमें उन्होंने पॉइंट बताए हैं कि सबसे बुनियादी बात तो ये की है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो अब चेंज होगा, कि पाकिस्तान की पहले जो अगर पॉलिसीज जो थी वो अगर जियो स्ट्रेटेजी के ऊपर मबनी थी ज़्यादा, या जियो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर या फाउंडेशन पे थी, अब वो नहीं होंगी, बल्कि अब वो जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर जाएंगी। तो एक बुनियादी जो आप ये कह रहे हैं कि चेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, दैट मीन्स इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। तो पाकिस्तान पॉलिसीज henceforth will now be based on economic issues and not on strategic और geopolitical issues। एक बात तो ये सामने आती है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि इनका विजन ऑफ पीस और रीजनल कनेक्टिविटी और फिर डेवलपिंग जो है पार्टनरशिप्स या डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे आपने जिक्र किया कि ये तो इमरान खान साहब का बताया हुआ जो एक वन लाइन मिशन कह लें या एम कह लें आप इस डायलॉग का। अब जो तीनों साहिबान ने तकरीरें की, अगर हम उनकी जिस्ट अगर हम बनाएं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तो उनकी मेजर थ्रस्ट जो है वो 3-4 बहुत मेजर पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज पीस विद इन एंड विदाउट, के पाकिस्तान के अंदर भी अमन हो ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आसान और बेहतर तरीके से हो सके, एंड पीस विदाउट, कि पाकिस्तान के रीजन के अंदर जितने भी ममालिक है, ईरान है, अफगानिस्तान ऑन द वेस्ट है, फिर चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट है, और इंडिया ऑन द ईस्ट है, इनके साथ अमन हो और पूरे रीजन के अंदर जो है अमन की एक एनवायरनमेंट अवेलेबल हो, जिसके बाद ये सारी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम फिर बातचीत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो उनकी तीनों की तकरीरों से सामने आता है वो आता है रीजनल इंटरकनेक्टिविटी
एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का, कि जब इलाके में पाकिस्तान के अंदर भी अमन है और पाकिस्तान की चारों तरफ भी अमन है, तो फिर इंटरकनेक्टिविटी जो कि अभी बहुत स्पीड के साथ सीपैक के थ्रू आ रही है, और ये जो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो भी सीपैक के थ्रू ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में होगी, मगर वो फिर रीजनल कंट्रीज में भी फैलनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक हब्स को डेवलप करना चाहिए, जो कि जाहिर बात है कि सीपैक का हिस्सा होंगे, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगी, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन होंगी, और ये जो इकोनॉमिक हब्स हैं ये बाकी ममालिक के साथ भी इंटरकनेक्टेड होंगे, और एक पूरे रीजन की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऐसे हो सकती है। और इस तमाम बातचीत से पाकिस्तान ये समझता है कि अमन कायम होगा पाकिस्तान के अंदर भी और रीजन के अंदर भी, और पूरे रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो बुनियादी अगर हम जिस्ट पेश करें इन तमाम जो बातचीत है, तो वो यही है कि जैसे आपने कहा कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट्स बरी द पास्ट, और अभी हम एक नए पैराडाइम शिफ्ट के साथ एक नए डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। मगर यहाँ पे बहुत सारे अभी ऐसे इश्यूज हैं जो कि गौरतलब हैं और जो विच नीड टू बी एक्सप्लेन्ड इन फार मोर डिटेल। नंबर वन, क्या रीजन के अंदर वो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है जिसमें इस कदर, मैं यूटोपियन का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर इस कदर एक होपफुल सा जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसके कामयाब होने के कितने चांसेस हैं? पॉलिटिकली आप देख लें कि ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज टू रिजॉल्व। स्ट्रेटेजिकली ईरान और अफगानिस्तान से टेररिज्म पाकिस्तान में आ रहा है, और हिंदुस्तान के साथ तो बहरहाल हमें मालूम है कि हर किस्म की हमारे साथ उनकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग हो रही थी। अब तो है थोड़ा सीज फायर हुआ है, मगर जो हमारी स्ट्रेटेजिक उनके साथ डिफरेंसेस हैं वो तो हैं ही। तो ना वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है, ना ही वो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है। तो इन आइसोलेशन हम जब इस किस्म का एक ऑलिव ब्रांच उनको पेश करेंगे, तो आर वी डूइंग इट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और इज दिस अ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट? ये क्या है, इसकी हमें क्लैरिटी हमें मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि दिस इज द केस ऑफ आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, कि आइडियली तो ये बहुत अच्छी बात है कि अमन हो, इंटरकनेक्टिविटी हो, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो, हर तरफ खुशहाली हो, अमन हो, और सब लोग बहुत खुशी खुशी रहें। मगर ग्राउंड रियलिटीज क्या कहती हैं? आपके 4 में से 3 जो मेजर जो हैं आपके नेबर्स हैं, उनके साथ आपके इश्यूज हैं। तो पहले हमें मेरे ख्याल में वो रीजनल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे पॉलिटिकली हमारे जितने भी इश्यूज हैं उनके साथ रिजॉल्व हो जाएं। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो पाक अफगान बॉर्डर का इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं है, हिंदुस्तान के साथ तो बेशुमार इश्यूज हैं, ईरान के साथ भी हम बॉर्डर को भी हम फेंस कर रहे हैं। तो जब तक एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं की जाएगी, तो इस किस्म का जो एक इनिशिएटिव पाकिस्तान ले रहा है, मेरे ख्याल में इसके जो कामयाब होने के चांसेस कम है। और एक और इसमें एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं, या तो देखें ना, जिस तरह डीजीएमओस की भी हमने बात सुनी, डीजीएमओस ऑन देयर ओन तो नहीं कुछ भी कर सकते, या तो फिर आप कॉन्फिडेंस पे लें पूरी कौम को कि जी ये सिलसिला है, हमें इस तरह का प्रेशर है, हमें चाइना की तरफ से या फॉर दैट मैटर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जनाब इस तरह करें आप, और ये चीजें होंगी, तो फिर वो लेकिन दूसरी तरफ से भी नजर आना चाहिए ना। अब डीजीएमओस ने कभी इस तरह नहीं हुआ कि डीजीएमओस ने जॉइंट स्टेटमेंट कभी जारी किया हो इस तरह का। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर अभी वो इंडस वाटर का भी कोई मामला चलने जा रहा है, तो ये माइनर फैक्टर्स हैं, ये कोई मेजर फैक्टर्स नहीं है। उनकी तरफ से हमें कोई इस तरह की इनिशिएटिव कोई नजर नहीं आ रहा, कोई इस तरह का ऑफर नजर नहीं आ रही है। हम लोग जो है वो चले जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि जनाब हमसे मुज़ाकरात कर लें। मुझे तो कई लोगों ने ये कहा जी कि ये स्ट्रेटेजिकली वेल थॉट आउट प्लान नहीं है, बल्कि इट्स अ मार्च मैडनेस। देखिए, आपकी मैं बात से किसी हद तक तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि इट नीडेड अ लॉट मोर थॉट, और जो जब भी कोई हम पॉलिसी बनाए उस पॉलिसी को हमें टू इट्स लॉजिकल एंड तक पहले देखना चाहिए बिफोर वी इवन अनाउंस इट। अब यहाँ पे जो अभी तक जो बातचीत पाकिस्तान कर रहा है, मेरे ख्याल में इट इज ऑल प्रेडिकेटेड अपॉन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब जितनी भी पाकिस्तान ने बात की है
अमन की within Pakistan and without, and regional interconnectivity, economic interdependence, economic hubs वगैरह वगैरह, ये सब उस वक्त होगा जब पाकिस्तान के पूरे रीजन के अंदर सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। हिंदुस्तान के साथ ये सब काम हो सकता है, मगर इट विल ऑल डिपेंड कि आप जब कश्मीर, सियाचिन और इंडस वाटर ट्रीटी और सर क्रीक और बाकी जो हमारे इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व कर लेंगे, या आप ये अनाउंस कर दें कि हम अगले 20-25 साल 50 साल के लिए तमाम इश्यूज को हम बैक बर्नर पे रखते हैं और फ्रीज ये करते हैं। तो क्या हिंदुस्तान ये करेगा? हिंदुस्तान ने तो जैसे आपने कहा अभी तक कोई इसके ऊपर रिस्पांस ही नहीं किया, especially when they are too embroiled in their own domestic politics. अब देखें ना, अभी इस वक्त तो उनकी हालत ये है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। बाकी मामलात में देखें आप, इकोनॉमी का उनका बेड़ा गर्क हुआ है, कोविड उनकी तबाही फेर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैचर था मोदी का वो सारा जमीन बोस हो चुका है, उसमें आप उनको बेल आउट कर रही हैं। देखिए एक और बात ये है कि एग्जैक्टली जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस एंटायर पॉलिसी। ये पॉलिसी कामयाब उस वक्त होगी अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे, ये पॉलिसी फेल हो जाएगी अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे। तो अगर हमने एक चीज के ऊपर हाथ रखना है तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बट देन डू वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन प्लेस? वो मैकेनिज्म क्या है? क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आप करेंगे? क्या ये मुमकिन है? उन्होंने आज तक यूएन की बात नहीं सुनी है। क्या कोई P5+1 किस्म का ग्रुप बनेगा जो इसका काम को रिजॉल्व करेगा? इन्होंने आज तक किसी की बात नहीं मानी है। क्या आर्बिट्रेशन होगी? कोई मॉडरेट करेगा हमारी टॉक्स को, या आर्बिट्रेशन होगी हमारे दरमियान में? हिंदुस्तान ने वो आज तक नहीं माना। बायलैटरली आप करेंगे? बायलैटरली तो सन 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, आज तक कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, कोई मानीखेज बात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में दिस इज मोर ऑफ एन आइडियलिस्टिक अप्रोच, और हमें ज्यादा इसको रियलिस्टिकली देखना चाहिए था, और इसमें डेफिनेटली चेक्स एंड बैलेंसेस रखने चाहिए। एक और चीज जो मैं फील कर रहा हूँ और नोटिस कर रहा हूँ पिछले कई महीनों से, वो ये है कि हमने मेंशन करना भी छोड़ दिया है अगस्त 5, 2019 को, और वो हमने छोड़ दिया बिल्कुल, और उसको हमने समझ लिया कि जैसे ये फेता कॉम्प्ली है, अब छोड़ दें बस इसको, जो हो गया वो हो गया। तो अगर इस तरह हम अपनी स्पेस देते रहेंगे तो वो तो स्पेस लेते रहेंगे, उनको क्या, वो तो वही चाहते हैं। उन्होंने देखे ना, स्पेशल स्टेटस से ना उनको स्टेटहुड दिया, बल्कि जमीन बोस किया बिल्कुल उसके ऊपर, यूटी के ऊपर, यूनियन टेरिटरी के ऊपर। तो इस तरह की हालत में आप उनको बेल आउट पैकेज दे रहे हैं कि जनाब ठीक है, हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखिए अब उसमें अगर आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान ये इज दिस इंडिजिनस पॉलिसी मेड बाय पाकिस्तान, या पाकिस्तान इज बीइंग कोर्स्ड टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी। और उसमें आप ये देखें कि अभी ये एक असेसमेंट ये हो सकती है ये कि हिंदुस्तान जो है उसकी अभी अमेरिका को रिक्वायरमेंट है, अमेरिका नीड्स इंडिया अगेंस्ट चाइना। अब इंडिया की अगर आप हालत देखें तो इसकी 80 to 90% ऑफ इट्स मिलिट्री इज आइदर डिप्लॉयड अगेंस्ट पाकिस्तान और इट इज पॉइज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अगर हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान सेंट्रिक रहेगा तो वो फिर अमेरिका के किसी काम नहीं आ सकता। अब जब ये इनका लद्दाख में ये सब मुठभेड़ हुई है चाइना के साथ, तो हिंदुस्तान वो स्टिल पाकिस्तान सेंट्रिक ऑल्सो, तो उनके पास इतनी कुव्वत ही नहीं थी कि वो दोनों तरफ लड़ सकते या अपने आप को दिफा कर सकते वो, इसीलिए उन्होंने दोनों जगह से फिर उनको पसपाई हुई है। तो अब ये जो एक पाकिस्तान काम कर रहा है, प्रोबेबली वी आर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिसके तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अमन लाया जाए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए, और हिंदुस्तान के जो अभी सारी अफवाज जो हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लगी हुई हैं, पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉयड हैं या पॉइज्ड हैं, उनको यहाँ से फ्री अप किया जाए ताकि वो हिंदुस्तान को अवेलेबल हो कहीं और इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उनकी तरफ से भी तो ब्रिगेड साहब देखें ना, उनकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव तो आए ना। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि जी लेट्स बरी द पास्ट, हाउ कैन वी बरी द पास्ट, हाउ कैन वी फॉरगेट बालाकोट, डोमेस्टिक टेररिज्म जो हो रहा है, फैटफ का देखें किस तरह उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया है, अफगान प्रॉक्सीज जो हैं वो चल रही हैं, कुलभूषण यादव को कैसे हम भूल जाएं।
कैसे करें हम? उनकी तरफ से Not only that, look at the जो जंगों के अंदर आपके शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं, गाजी और शहीद हैं, और जो हैं टेररिज्म, वॉर ऑन टेररिज्म. अब वॉर ऑन टेररिज्म में जो अफगानिस्तान से और ईरान से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई है, वो सारी की सारी इंडिया स्पॉन्सर्ड है. और बाकी जो हमारे सिविलियंस शहीद हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास और वर्किंग बाउंड्री के आसपास, तो हम ये तमाम चीजें इस तरह से इतनी आसानी से भूल नहीं सकेंगे मेरे ख्याल में. और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर इस तरह की ऑफर करे तो बंदा कहता है चलें जी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह की बातें चलती हैं. लेकिन अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इस तरह के कमजोर स्टेटमेंट आए तो उससे कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं. और यही वजह है कि मुझे कश्मीरियों की तरफ से मैसेजेस आए हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है. मेरे ख्याल में एज ए होल ऑफ अ गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी आई है, और उसके अंदर जब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो प्रोबेबली जो तमाम ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट जो हैं या इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चल रहे हैं. और बहरहाल इसको हम ये देखना चाहिए कि ये कितना आइडियलिज्म इसमें कितनी इन्वॉल्व है और रियलिस्टिक कितनी है ये. और रियलिस्टिक तो तब होगी ना कि जब हिंदुस्तान की तरफ से कोई इसका कोई जवाब आएगा. अभी तक तो वो बिल्कुल खामोश है. ब्रिगेड साहब, जिस तरह आपने फरमाया, मुझे ये बताएं कि आइडियलिज्म जो है, इतना बड़ा एक आइडियलिस्ट हमारे पास आ गया ना, अमेरिका से आया वो, और जिस दिन से वो आया, मेरी उस दिन से अलार्म बेल्स बज रही है. मैं बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि ये बंदा जो है ये किसी मिशन के ऊपर है, ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा. ये मोहित यूसुफ को आपने किस कैपेसिटी में, क्या उसकी क्वालिफिकेशन थी कि आपने उसको नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का इंचार्ज लगा दिया? मुझे ये जरा बताएं ना कि व्हाई नाउ, व्हाट इज ही अप टू? देखिए, ये तो नॉट ओनली ये कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि मतलब अपेरेंटली तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि जाहिर बात है अमन होना चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर उसके लिए जो मैंने पहले बात की, एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए. और इसके जो सबसे मुझे सीरियस इम्प्लीकेशन लगती है वो ये है कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो हाउ विल इंडिया रिएक्ट. इंडिया के आप ये देखें, अब उसको रिएक्ट करने के लिए क्या करना है. दे विल टेक देयर टाइम इन रिस्पॉन्डिंग. जब वो रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेंगे, उसके बाद वो आपको इन्हीं बातों के ऊपर, जो मैं समझता हूँ, अनएंडिंग निगोशिएशंस में मुब्तला कर लेंगे. और वो बातें उस वक्त तक चलती जाएंगी जैसे कश्मीर के ऊपर हमारी बातचीत इनके साथ चलती है, ऑन ऑफ ये चलती जाएंगी, उसका कोई एंड नहीं होगा. और द एंड रिजल्ट वुड बी कि जो सारे हमारे इनके साथ इश्यूज हैं, जो मतलब लेट्स से कि ये कश्मीर का इशू जो है, या पानी का इशू जो है, या सियाचिन का है, ये ऐसा ऐसा बैक बर्नर पे जाना शुरू हो जाएंगे. उसके बाद हमने अब एक और बहुत मतलब काम ऐसा किया हुआ है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान को बहरहाल उसके ऊपर दोबारा सोचना चाहिए कि हमने अपना डिफेंस बजट जो है वो बिल्कुल हमने पुराने लेवल के ऊपर ही रखा हुआ है. और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया स्पीच में, हाँ, उन्होंने मेंशन भी किया अपनी स्पीच में कि हमारा डिफेंस बजट जो है वो वहीं पर रुका हुआ है. अब आप ये देखें कि इन्फ्लेशन की वजह से और डॉलर रेट जो बढ़ गया है, उससे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपके डिफेंस बजट में तो कमी हो गई है. कमी हुई है, बिल्कुल कमी हुई. जबकि हिंदुस्तान जो है उसके डिफेंस बजट में जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है. तो जब आप इस तरह से आप ये करेंगे वो, और अगर ये सिचुएशन कुछ साल चलती है, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं और जो वेपन सिस्टम्स वगैरह जो हैं, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज या डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो हैं, उनमें जो गैप है वो बढ़ता जाएगा. और वो गैप इतना बढ़ जाएगा कि फिर आपके लिए उसको ब्रिज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. फिर बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये हमने कमजोरी दिखाई है. ये कमजोरी मेरे ख्याल में नहीं, उस तरह से नहीं है कि क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं है. ये प्रोबेबली एक पाकिस्तान ने फीलर्स फेंके हैं उनकी तरफ. अब देखते हैं हिंदुस्तान रिएक्ट कैसे करता है. तो ये जो फीलर्स फेंकने वाले हैं, मुझे जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ये जो आइडियलिस्ट आया हुआ है बंदा, इसके बारे में मुझे बताएं. आर यू वरीड अबाउट हिम? इज ही ऑन सम काइंड ऑफ अ क्रीपी मिशन? उसमें अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 ऐसे इश्यूज एक साथ हो रहे हैं कि जो which must cause people in Pakistan to think.
ایک تو یہ ہے جو نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ ہے، جو اسٹریٹجک ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے اور وداؤٹ اے کوئڈ پرو کو، اور ہمیں اتنا میجر جو ہم چینج پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں اپنی پالیسیز میں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. دوسرا اس کے ساتھ ہی ایک ایشو آج کل بہت پاکستان میں بہت سیریسلی ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ہے اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے، اور اس کو ایسی اٹانومی دے رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی بیونڈ ریپروچ ہوگا، اس کے اوپر کوئی قدغن ہی نہیں ہوگا گورنر اسٹیٹ بینک پر. پھر اسی طرح سے نیپرا کے اوپر بھی ابھی اس کو بھی بالکل آزاد اور آٹونومس کر رہے ہیں. تو یہ دو تین باتیں ایک ساتھ ایسی ہو رہی ہیں، تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ دیر از اے ڈیفینیٹ موو ٹو چینج the strategic direction of Pakistan. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو لوگ جو تھے پاکستان کے خلاف لکھتے رہے، آپ کو یاد ہوگا ان کے آرٹیکلز، یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف لکھتے رہے، پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف لکھتے رہے، اور آج آ کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ الارم بیلز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ضرور بجنی چاہیے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے صرف آخر میں یہ بتائیں کہ اس ٹاپک پہ ہم اگلے ٹاپک سے بڑھنے سے پہلے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. کیا اسی کو اگر انڈیا ہمیں بالکل آگے سے ایک قسم کی شٹ اپ کال دیتا ہے، جو کہ ابھی تک انہوں نے دی بھی ہے، ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، تو پھر ہمیں اسی طرح لیٹ کے ان کے سامنے منتیں کرتے رہنے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ایسے شاید نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ پاکستان جن نے یہ آفر کی ہے، اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیہائنڈ دا سینس کوئی اور طاقت ہے جو یہ سب پالیسیز کو کیا کہنا چاہیے. اور بائی دا وے اس میں یہ بھی یاد رہے کہ ڈیفینس سیکرٹری جو ہیں، سیکرٹری ڈیفینس امریکہ کے انڈیا میں تھے، اور وہ ان کی بات ملاقات مودی سے بھی ہوئی ہے، باقیوں سے بھی ہوئی ہے، اور ظاہر کنیکشنز تو ہوں گے کہیں نہ کہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ اگر سب کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو فری اپ کیا جائے تاکہ وہ پاکستان سے کم از کم فری اپ ہو اور امریکہ کو اویلیبل ہو فار وٹ ایور ریزنس، کوڈ کے اندر ان کو اویلیبل ہو، انڈو پیسیفک میں اویلیبل ہو، اگینسٹ چائنا along the LSC اویلیبل ہو، تو اگر وہ بنیادی مقصد ہے، تو اگر پاکستان سے یہ بات کروائی جا رہی ہے تو میرے یقیناً ہندوستان سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کروائی جائے گی، تاکہ یہ جو پاکستان نے ابھی ایک آلو برانچ دی ہے اس کا خاطر خواہ جواب ہندوستان سے بھی آنا پڑے گا. اگر تو یہ کوئی آرکسٹریٹ کر رہا ہے، اگر یہ اسٹرینگس کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے، تو یہ اسٹرینگس پھر دونوں طرف سے ہوں گی. اور جب تک پاکستان کوئی پریکٹیکلی ایسا کام کرتا نہیں ہے، میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ اس سے نہیں ہونا چاہیے. شاید ہم نے جو بات چیت کی ہے اٹ مائٹ گیو اے ویری الارمنگ سارٹ آف میسج. ایسی بات نہیں ہے، جب تک پریکٹیکلی کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ سب بات چیت ہے تو وی آر پریٹی سیف. لیکن آپ نے بتایا کہ جو اسٹرنگز ہیں وہ کوئی کھینچ رہا ہے، وہ امریکہ ہے، ہو سکتا ہے چائنا ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں. I think it has to be the US clearly. اور دیکھیں ابھی ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی بات کی، سی پیک کے اندر اگر ہندوستان آ جاتے تو اس کو کتنا فائدہ ہے، اور پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس کو استعمال کرے، اور ایران اور لیکن برگیڈ صاحب مجھے بتائیں نا، برگیڈ صاحب کون آنے دے گا انڈیا کو سی پیک میں؟ امریکہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ مجھے تو ناممکن لگتا ہے. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بغیر جنگ لڑے ہوئے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ ٹھیک بات ہے. اچھا جی، ذرا آج ماسکو پہ برگیڈ صاحب بات ہوئی ہے، طالبان کا وفد گیا ہوا تھا وہاں پہ، اور باقی اسٹیک ہولڈرز بھی تھے. انڈین ایبسنس کافی کنسپیکیوس تھی. تو what do you make of the whole thing؟ دیکھیں یہ تو پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ماسکو جو پروسیس دوبارہ شروع ہوا ہے، یہ ایفرٹ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ Was this a parallel effort to what the Americans are doing? Or was it supporting the American effort? Was this a subset of the American effort or not? اور finally was it a divergent effort کہ بالکل روس نے جو ہے وہ اپنی الگ سے ایک میوریک قسم کی اپروچ لی ہے، اور وہ خود اس پروسیس کے اندر مطلب بتانا چاہتا ہے کہ رشیا کین آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان اٹ. تو میرے خیال میں ابھی تک جو وہاں سے یہ پریس کانفرنسز وغیرہ ہوئی ہیں، تو جو بات چیت سامنے آ رہی ہے تو اس سے ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ
यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और पाकिस्तान ने जो उनसे बात की है, वो तालिबान ने किसी भी तरह से उनको जो मेजर 2 पॉइंट थे उनके ऊपर उन्होंने बिल्कुल एग्री नहीं किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका यहाँ से टाइम पे वापस नहीं जाता तो अमेरिका जो है वो इट विल बी इन ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, और अगर ब्रीच इन द एग्रीमेंट अगर होगी तो दैट विल बी फ्रॉम द अमेरिकन साइड, नॉट फ्रॉम द तालिबान साइड, और उसका जो रिएक्शन होगा उसके फिर जाहिर बात है जब ब्रीच होगा तो रिएक्शन होगा, मगर उन्होंने अपने रिएक्शन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया। ऑब्वियसली जाहिर बात है कि फिर जो अब तक हमले वो अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस पे नहीं करे वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आया वो ये कि इन्होंने कहा है कि आप इसको इस्लामिक एमिरेट दोबारा नहीं बनाएंगे। तो अफगान तालिबान ने यही कहा है कि हम तो जिहाद इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामिक एमिरेट मतलब इस्लामिक गवर्नमेंट आए। तो उन्होंने यही कहा है कि इस्लामिक सिस्टम जरूर आएगा, मगर उन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया। तो जो 2 मेजर चीजें थी, इग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो 2 बुनियादी इश्यूज हैं उनके ऊपर ही अभी तक अफगान तालिबान जो है वो किसी से भी राजी नहीं है, ना वो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से राजी हैं, ना रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से राजी हैं, और ना ही अभी मॉस्को में वो किसी से राजी हुए हैं। अब ये बात चली जाएगी इस्तांबुल टर्की में, और वहाँ पे देखें क्या फर्क पड़ता है। मगर मेरा नहीं ख्याल, अब तो मेरे ये लगता है कि अफगान तालिबान जो है ये इंतजार करेंगे कि मई आ जाए और and they will give a fait accompli to the US. और अगर US देखे ना, whether the US leaves or whether the US does not leave, अफगानिस्तान में तो chaos आना ही आना है। अगर वो चले जाते हैं तो अफगान तालिबान हो सकता है कि ये काबुल के ऊपर चढ़ाई कर दें और उसके अपने रेमिफिकेशंस होंगे। और अगर अमेरिकन और उनके एलाइज नहीं जाते तो अफगान तालिबान अगर उनके ऊपर दोबारा हमले शुरू कर देते हैं तो फिर केओस है, फिर इनफाइटिंग है, फिर ब्लडशेड है। तो अब वैसे मेरी इतलात जो है ब्रिगेड साहब वो ये हैं कि बाइडेन साहब सोच रहे हैं कि नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया जाए अपनी डेडलाइन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मतलब ये मैं लिख भी चुका हूँ और इसके बारे में हम पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुके हैं। उनके पास यही ऑप्शंस हैं, या तो वो पहली मई को चले जाएं या वो बिल्कुल ही ना जाएं और कहें कि हम ये जंग लड़ते रहेंगे जब तक हमारे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं होते हैं, या ये कि 6 महीने साल उनको और टाइम दे दें कि जिसके अंदर अफगान तालिबान जो है ये अपने डायलॉग को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। बात अमेरिका की नहीं है। अब जो डिसाइडिंग पार्टी है वो तो तालिबान है। अब तालिबान डिसाइड करेंगे कि आगे अफगानिस्तान में क्या होगा। अगर तो अमेरिकन चले जाते हैं गुड इनफ, अगर वो नहीं जाते तो फिर वो उनके पास सारी ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर ऑन द टेबल। हो सकता है वो कहेंगे ठीक है हम 6 महीने मानते हैं, हम 6 महीने में ये यहाँ पे अमन ले आएंगे और मुज़ाकरात हो जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि वो बोलें कि आपने एग्रीमेंट को ब्रीच किया है तो अभी हम आज़ाद हैं इस एग्रीमेंट से, और दोबारा हमले सारे शुरू हो जाएं और फिर अमेरिकन जो है वो इस दलदल के अंदर फिर फंस जाएं। तो अब मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए तो इट इज ऑलमोस्ट नो विन सिचुएशन। और अफगानिस्तान में तालिबान आर नाउ असेंडेंट, दे आर इन द मोर डोमिनेटिंग पोजीशन। नेगोशिएशन जब वो करेंगे दे विल नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और अमेरिका को अभी इस अफगान कैंपेन को क्लोजर तक लाने में बहुत ही कोई सबलाइम डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, बहुत ही कोई कंसेशंस देनी पड़ेंगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपका आर्टिकल भी देख रहा था, आपने बॉल्कनाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान का भी जिक्र किया उसमें। जी बिल्कुल। अभी आप ये देखें कि अगर काफी रियल डेंजर है इसका। इट इज अ वेरी रियल डेंजर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये देखें ना कि रीजनल कंट्रीज जो जितनी भी हैं, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जो पेरिफेरल है, चलो वो भी वैसे इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, इन सब के अपने अपने प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर, और हर प्रॉक्सी एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। अगर ईरान को देखें तो वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ है और नॉर्दर्न अलायंस वालों के साथ है। हिंदुस्तान को देखें तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और नॉर्दर्न अलायंस और वो जो टेररिज्म के सारे ग्रुप्स जो हैं, टेररिस्टों के ग्रुप, उनके साथ है। वो पाकिस्तान को हमेशा लिंक किया जाता है अफगान तालिबान के साथ। तो जब तक रीजन के अंदर आप
कंसेंसस क्रिएट नहीं करेंगे तो अफगानिस्तान में कैसे होगा? आप बिल्कुल सही। अफगानिस्तान के, क्योंकि वो प्रॉक्सीज जो हैं वो सारे वो बाहर से भी तो अपनी इमदाद लेते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन भी लेते हैं, अपनी बातचीत भी उनके साथ, सपोर्ट भी वहां से लेते हैं, तो उनके थ्रू ही अमेरिका को जाना चाहिए था और वो ये काम कर सकता था। अब जब अमेरिका ही वहां पर इफेक्टिव नहीं रहेगा तो ये रीजनल कंट्रीज फिर क्या करेंगे? तो बहुत बड़ा डेंजर है। और आई थिंक अमेरिकन्स विल हैव टू कम अप विद समथिंग वेरी वेरी स्मार्ट कि किसी तरह से ये एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक, पीसफुल सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल। और ये जो बल्कनाइजेशन वाला सिनेरियो आप बता रहे हैं, इट्स अ वेरी हॉरिबल सिनेरियो। अल्लाह करे कि हम इससे बच सकें और अल्लाह करे कि अफगानिस्तान के बहुत जरूरी इसलिए भी है कि दिस विल रेज द डेड इशू ऑफ पश्तूनिस्तान अगेन। पश्तूनिस्तान और फिर ये पाकिस्तान के लिए हो जाती है, अगर बैल्कनाइजेशन हो जाती है और वो एथनिक बेसिस पे होती है, तो पश्तून एक साइड पे और ताजिक एक साइड पे और हजारा एक साइड पे और उज़्बेक एक साइड पे और हर किस्म के, और फिर खाली ये नहीं है, फिर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, बिल्कुल वो चले जाएंगे किसी अपनी एथनिक ग्रुप के साथ, अपने सेक्टेरियन ग्रुप के साथ, अपने रिलीजियस ग्रुप के साथ। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक इम्ब्रोग्लियो बन जाएगा जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक ठीक। तो अमेरिका को चाहिए कि अब वो यहाँ पे है तो इसका एक बेहतर हल निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें की हैं वो सुनी भी जाएं और खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से जो कंसर्न्स हैं हम बाहर बैठ के भी सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, उनका भी इजाला किया जाए। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। पुरदन बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा मुझे सरकसान को ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।